सम्मानित मित्रों, आपकी अनुमति से ये प्रेस वार्ता आरंभ की जाए। मैं अपने सहयोगी और वरिष्ठ सांसद श्री नासिर हुसैन और हमारे एआईसीसी के मीडिया प्रभारी श्री विनीत पूनिया जी और आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। उत्तर पूर्व भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अटूट अंग है। उत्तर पूर्व में अगर कोई अस्थिरता होती है तो उसके दूरगामी परिणाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर भी पड़ते हैं। अगर आप भारत के संविधान को अपने संज्ञान में लें तो भारत की जो संविधान की धारा 371 है और उसके जो ए से लेकर एफ तक भाग हैं, वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उत्तर पूर्व राज्यों के लिए भारत के संविधान में एक विशेष स्थान है और एक विशेष अरेंजमेंट किया गया है। और जो भारत के सरहदी राज्य हैं, चाहे उसमें उत्तर पूर्व के राज्य हों, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, उसमें जब भी अमन और शांति बिगड़ती है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है, अस्थिरता फैलती है, तो जैसे हमने पहले कहा कि उस चीज का जो असर है वो नकारात्मक होता है और दूरगामी होता है। मणिपुर में पिछले 78 दिन से जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उससे सारे देश में एक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिवल्शन का माहौल है। जिस तरह की खबरें सार्वजनिक हुई हैं और खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद का जब बारिश का सत्र शुरू होने से पहले इस बात को कहा था कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं उससे हमारे सबका सर शर्म से झुक जाता है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि अगर प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि हमारा 140 करोड़ भारतवासियों का सर शर्म से झुक जाता है, तो उनको संसद के समक्ष आकर, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष आकर इस बात को कहने का क्या संकोच है? वर्ष 2004 से लेके 14 तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको विपक्ष साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहा करता था, वो 70 बार वो संसद के समक्ष बोले। और मुझे याद आ रहा है कि 27 अगस्त 2012 को
17 अगस्त 2012 को जब दक्षिण भारत में जो उत्तर पूर्व भारत के लोग हैं उनको लेकर परिस्थितियां बिगड़ी थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उत्तर पूर्व की संवेदनशीलता को संज्ञान में लेते हुए पहले राज्यसभा में और उसके बाद लोकसभा में सुओ मोटो इंटरवेंशन किया था। और राज्यसभा में उनके वक्तव्य के बाद राज्यसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था और जो उत्तर पूर्व के लोगों के खिलाफ हिंसात्मक घटनाएं हुई थी उसकी कड़ी निंदा की थी और उनको सुरक्षा का भरोसा दिलवाया था। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा था और वो खुद असम से राज्यसभा के सदस्य थे कि उत्तर पूर्व में जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसके परिणाम ठीक नहीं होते। और ये कारण है, और मैं आपको ये परिप्रेक्ष्य इसलिए बताना जरूरी समझता हूं क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सवाल चर्चा का नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है। हम कोई संसद में टॉक आउट नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जिम्मेदारी तय हो कि 77-78 दिनों में अगर मणिपुर की परिस्थिति इस इंजाम पे पहुंची है उसकी जिम्मेवारी किसकी है। बीच में ये खबरें आई थी कि सरकार ने जो धारा 355 है भारत के संविधान की उसको इन्वोक किया था। क्या वो बात सही है नहीं सही है, क्योंकि उसका कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ था। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री को देना उनका उत्तरदायित्व बनता है, उनका फर्ज बनता है, क्योंकि वो एनडीए भाजपा सरकार के मुखिया है। तो इसलिए पिछले वीरवार से हम लोग जो सामूहिक विपक्ष है जिसका नाम इंडिया रखा है बेंगलुरु में, और मुझे मालूम है उसके बारे में आप कुछ सवाल पूछेंगे, आज कुछ टिप्पणियां हुई हैं उसके बारे में, तो इस इंडिया अलायंस ने इसलिए पिछले 3-4 दिन से इस बात को प्राथमिकता पे रखा है कि प्रधानमंत्री खुद आकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सामने रखते हुए उत्तर पूर्व के जो एक विशेष परिस्थिति है जिसका संज्ञान भारत के संविधान ने भी लिया है उसको सामने रखते हुए, और जो वहां पे शर्मनाक और दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं उन सबको सामने रखते हुए उनको खुद इस बात की पहल करनी चाहिए थी कि वो लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर के ऊपर खुद चर्चा शुरू करते। मैं अपने सहयोगी नासिर हुसैन जी से अनुरोध करूंगा कि उनका वो जो कहना चाहते हैं इसके बारे में वो भी अपना वक्तव्य आपके सामने रखें। नमस्कार।
मनीष तिवारी जी, विनीत पुनिया जी और मीडिया के सारे मौजूद साथियों, मनीष भाई बड़ा डिटेल में जो हालात पार्लियामेंट में हैं उसके आपके समक्ष रखी हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपके सवाल होंगे और काफ़ी सवाल पूछना चाहते होंगे। मैं 3-4 पॉइंट्स करूँगा। एक तो जैसा मनीष भाई बता रहे थे, 88 दिन के बाद 88 दिन का जो नरसंहार हो रहा है, जो वहाँ पे हिंसा हो रही है, जो वहाँ पे बलात्कार हो रहा है, जो लोगों को मारा जा रहा है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री आज तक अपनी चुप्पी तोड़ी नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो कस्टमरी मीडिया को एड्रेस करते हैं किसी भी सेशन के पहले, उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर 2 शब्द बोले, मणिपुर का जिक्र किया था, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस जो कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आएंगे, पार्लियामेंट को बताएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उनकी क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, क्या वहाँ पे एक्चुअल स्थिति है, लेकिन प्रधानमंत्री चूज किए कि वो अंदर नहीं बोलेंगे, वो बाहरी टिप्पणी करके निकल जाएंगे। लगातार हम लोग राज्यसभा के अंदर ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आके वहाँ पे बात रखें, और ये भी हम मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर डिटेल में चर्चा होना चाहिए। 88 दिन का नरसंहार, मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा है, हमारे लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, उनके पास वेपन्स हैं, वो कहाँ से आए, कौन उनको सप्लाई कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान के बाहर से आ रहे हैं, क्या हिंदुस्तान के अंदर ही कोई सप्लाई कर रहा है। प्रधानमंत्री दुनिया भर घूमते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम्स में जाते हैं, वहाँ से एड्रेस करते हुए अपोजिशन पार्टीज़ के बारे में टिप्पणी करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस को एड्रेस करना नहीं चाहते। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम डिटेल चर्चा चाहते हैं। हम लोग लगातार नोटिस दे रहे हैं, आज 4था दिन है, 4th डे है, लगातार रूल 267 के तहत हम लोग चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार बड़ा इंटेलिजेंटली 176 कुछ अपने उनके साथियों की तरफ से नोटिस दिलवाती है और कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आज वो देश भर में एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है कि सरकार चर्चा चाहती है लेकिन विपक्षी पार्टियां चर्चा नहीं चाहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं, बड़ा वो क्लेवरली जो है चर्चा 267 के तहत नहीं चाहते और रूल 176 के तहत चाहते हैं। ये बात वो लोगों के सामने रख नहीं रहे हैं, लेकिन बार बार आके यही कह रहे हैं कि हम चर्चा चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगा, 267 का मतलब ये होता है कि दिन भर का जो बिजनेस है उसको सस्पेंड करके, एडजर्न करके, उस दिन पूरे दिन भर उसके ऊपर चर्चा करें और उसके बाद में वो जो कंसर्न मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आके उसके ऊपर जवाब दे। और 176 या 177 के तहत ये होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, यानी कि 2-2.5 घंटे के अंदर 5-7 अपोजिशन के एमपीज बात रखेंगे, उसके बाद कंसर्न मिनिस्टर अपनी 10-20 मिनट बात रख के फिर निकल लेंगे। भाई 88 दिन का नरसंहार, एकदम वहाँ एथनिक क्लिनसिंग हो रही है। और वहाँ जिस तरह के वीडियोस जो आ रहे हैं, हमारे कई लोग वहाँ पे गए थे, कई पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे गए, कई अलग अलग दल के नेता वहाँ पे गए, हमारी महिला कांग्रेस की टीम वहाँ पे गई थे, नॉर्थ ईस्ट से हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ से वीडियोस बना के लाए हैं, तरह तरह के कहानियाँ सुन के वहाँ पे आए हैं। वो सारा पार्लियामेंट के सामने वो रखना चाहते हैं, पार्लियामेंट को बताना चाहते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है करके, लेकिन ये चर्चा के लिए तैयार नहीं। बस ये बार बार यही कहते हैं कि हम वो 2-2.5 घंटे का चर्चा करवा देंगे, उसमें जो जिसको बोलना है वो बोल दें। ये लगातार जो ये सदन से जो भागने की जो इनकी प्रक्रिया है, मैं लगातार हम लोग जो मांग करते आए हैं, लेकिन ये 267 के अंदर पिछले 6-7 साल से एक भी डिस्कशन होने नहीं दिया अभी तक। लास्ट डिस्कशन जो हुआ था वो 2016 में डीमोनेटाइजेशन पे इन्होंने 267 पे डिस्कशन करवाया था। इसके पहले ये जो बार बार ये कहते हैं कि इस पे हम डिस्कशन नहीं देंगे, एक रूलिंग दे देते हैं चेयरमैन आकर कि इस पे नहीं हो सकता, 167 पे करवाएंगे, ये बार बार 176 पे करवाएंगे, बार बार ये कहते हैं। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के टाइम पे 90 से 92 के बीच में 4 टाइम 267 के तहत डिस्कशन करवाया गया था। भैरव सिंह शेखावत जी जब चेयरमैन थे
उन्होंने एक साल में 2004 में तीन टाइम 267 के तहत उन्होंने डिस्कशन करवाया था। हामिद अंसारी साहब 2013 और 2016 के बीच में 4 बार 267 के तहत उन्होंने डिस्कशन करवाया था। आखिरकार कौन सी ऐसी बात इस सरकार में है कि ये डिस्कशन नहीं चाहती है, ये फुल फ्लेज डिस्कशन करवाना नहीं चाहती है। हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि मणिपुर का जो आज इशू है, बड़ा प्रेसिंग इशू है, उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए और लोग जो अपनी बात रखना चाहते हैं, लोग वहाँ पे जाके सुन के आए, वो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, वो बात पार्लियामेंट के सामने, देश के सामने रखा जाए। उसके बाद सरकार अपने तरफ से उस वहाँ पे जो चल रहा है उसको जल्द से जल्द वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रेस्टोर करें। और गवर्नर खुद वहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं उनकी ज़िंदगी में वो कभी ना सुनी ना देखी। वो खुद कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में इस तरह की कोई घटना किसी भी देश के कोने में नहीं हुई। वो यूनियन गवर्नमेंट के आंख और कान होते हैं, वो रिपोर्ट लिख के दे दें, वो रिपोर्ट लिख के दे दें सरकार को और सरकार वहाँ की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दें। हम पूछ रहे हैं मणिपुर के ऊपर जहाँ पे एकदम एथनिक क्लेंसिंग हो रही है, वो बात करते हैं राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की जहाँ पे स्ट्रे इंसिडेंट्स इधर उधर हुए हैं। तो ये तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हम इधर उधर जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं 2-4 स्टेट में उसको और जो मणिपुर में हो रहा है। तो हम बार बार यही डिमांड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को दोनों हाउसेस में आना चाहिए, पार्लियामेंट में आके मणिपुर के बारे में बताना चाहिए, अपना स्टेटमेंट देना चाहिए और 267 के तहत राज्यसभा के अंदर डिस्कशन को अलो करना चाहिए और लोकसभा में भी इसके ऊपर डिस्कशन होना है। ये हमारी डिमांड है और ये डिमांड लगातार रहेंगी जब तक प्राइम मिनिस्टर सदन में आके अपनी बात नहीं रखें। Do you want to repeat in English or would that suffice? पहले इसके ऊपर अगर कोई सवाल हो तो इसके ऊपर ले लें, फिर आपके जो बाकी सवाल हैं हाँ। सर इसी पे है कि क्या कल अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लाने जा रहे हैं और अगर हाँ तो इसके पीछे रणनीति क्या है, इससे क्या हासिल होगा? देखिए, संसदीय प्रणाली में और संसदीय परंपरा में सभी विकल्प खुले रहते हैं और जिन विकल्पों का उल्लेख नियमावली में किया गया है वो सारे विकल्प विपक्ष के समक्ष अवेलेबल रहते हैं और मुझे लगता है कि ये आपके सवाल का विस्तृत जवाब है। My Hindi is bad. Let me attempt it in English. See, in a parliamentary democracy, all instrumentalities which are available in the rules and procedures of the Lok Sabha remain open to the opposition. As we have pointed out now for the last 3 or 4 days, the reason why we are insistent that the Prime Minister must address both houses of Parliament on the question of Manipur is because of the sensitivity and the depravity that Manipur has unfortunately witnessed in the past 78 to 80 days. So therefore, under those circumstances, we are steadfast in our demand. And as I pointed out, that in a democracy, all instrumentalities which are available under the parliamentary rules always remain open. सर, जिस तरीके से जो इंडिया अलायंस नाम रखा गया, आज जिस तरीके से जो तुलना हुई है, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन के साथ हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो, अर्बन नक्सलाइट तक शब्द यूज़ किया गया है, आप इन सबको कैसे देख रहे हैं? क्या ये भटकाने की कोशिश है या किसी और तरीके से आप इसको देखेंगे? नहीं, किसने किया है? मनीष जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन मुजाहिदीन ईस्ट इंडिया कंपनी
पीएफआई जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया आपके नए गठबंधन का जो नाम है इंडिया, नया नैरेटिव आपको नहीं लगता सेट करने की कोशिश है? कैसे बचेंगे आप? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं कहूं कि ये सरकार की बौखलाहट की निशानी है और उनकी बौखलाहट और राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन का ये उत्कृष्ट मिश्रण है तो शायद गलत नहीं होगा। हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि विपक्ष कोई इंडियन मुजाहिदीन नहीं है, विपक्ष भारत के लोकतंत्र के लिए मरजीवड़े हैं। और वो जब महासचिव हुआ करते थे और पंजाब देखते थे तो शायद वो मरजीवड़ा शब्द से वाकिफ होंगे। उसका मतलब है लिविंग मार्टियर्स, उसका मतलब है जिंदा शहीद। और मुझे तो इस बात की हैरत होती है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। हम उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश से भगाया था, जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ 100 साल लड़ाई लड़ी थी। और अंग्रेजों के साथ कौन मिला हुआ था, यह बात देश से छुपी हुई नहीं है। तो इसलिए इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इस किस्म की बात करें तो मैं यही कहूंगा कि इससे बड़ी बौखलाहट की और कोई निशानी नहीं हो सकती। Sir, on one side, Sanjay Singh has been suspended. On the other side, today Derek O'Brien has made a claim that when the LOP Rajya Sabha Mallikarjun Kharge was speaking, his mic got switched off. Do you think that there is an attempt to suppress the voice of the opposition within the parliament? देखिए, जहाँ तक सस्पेंशन की बात है, पहले रजनी पाटिल जी को पिछले 2 सेशन से सस्पेंड कर रखा है इन्होंने। कल संजय सिंह जी जब इतना ही जाके वो बोल रहे थे चेयरमैन को 267 के तहत आप डिस्कशन करवाइए, 176 में टाइम नहीं मिलेगा, बस इतना ही वो बोल रहे थे। ना वहाँ पे हंगामा हुआ था, ना कुछ हुआ था। इन्होंने उठाया और उनको सस्पेंड कर दिए। एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब बात करने के लिए उठते हैं तो उधर से लीडर ऑफ द हाउस उठ जाते हैं, वो अपना एक तरफा बोलना शुरू करते हैं। ट्रेजरी बेंचेस से बोलने नहीं दिया जाता एलओपी जब खड़े होते हैं। आज तो यहाँ तक जब एलओपी अपनी बात रख रहे थे उनका माइक भी ऑफ कर दिया गया और 4 बार लगातार लीडर ऑफ द हाउस उठ के खड़े हुए के इंटरप्ट करते रहे। 50 267 के नोटिस आज, यानी कि रफली अराउंड 25% ऑफ राज्यसभा हैड गिवन नोटिस फॉर डिस्कशन अंडर 267 रूल 267। आज चिदम्बरम साहब लगातार उठ के खड़े हुए के एक्सप्लेन करते रहे कैसा रूल 267 विल हैव प्रेसिडेंस ओवर रूल 176। लेकिन उसके बावजूद जो है ये किसी को बात करने नहीं दे रहे थे, किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जो हमारी आवाज़ अपोजिशन की है उसको लगातार कुचलने की, लगातार दबाने की कोशिश वहाँ पे हो रही है। और खासकर एलओपी को जो इंसल्ट करने का मतलब पूरे अपोजिशन को इंसल्ट करना होता है। अगर और कोई सवाल ना हो तो इस प्रेस वार्ता को ख़त्म किया जाए। मैं इतनी बात दोबारा दोहराना चाहता हूं कि हम मुजाहिदीन नहीं हैं, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए मरजीवड़े हैं। धन्यवाद।